नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, मेरे साथ इस कन्वर्सेशन में जुड़ रहे हैं बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर रामलाल खेतान। और हम चर्चा करेंगे कोरोना की दूसरी लहर की जो मार है, क्योंकि अब देखिए आज तारीख है 3 जून, तनख्वाह की तारीख शुरू होती है 1 जून से। तो सरकार तो अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे देगी, सरकार के पास अपनी व्यवस्था होती है, ऑफिस चाहे जितने दिन खुले रहें। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स या फिर इंडस्ट्री, देखिए दुकानें बंद रही हैं, कल कारखानों में भी प्रोडक्शन कम हुआ है और मैन पावर का इस्तेमाल कम हुआ है। फिर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों की आर्थिक स्थिति क्या ऐसी है कि हम समय पर पूरा तनख्वाह दे पाए, या और समस्या कुछ और है? खैतान जी। देखिए, इस समय हमको लगता है कि उद्योग धंधों को इससे अलग किया गया था। उद्योगों में कोई बंद नहीं किया गया था, उद्योग को पूरी छूट थी। तो इसलिए जो उद्योगपति हैं उनको तनख्वाह देने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं हुई। थोड़ा उनको मार्केट कम मिला, चूंकि मार्केट लॉकडाउन था, लेकिन उनके यहाँ उत्पाद हुआ। इसलिए हमको लगता है कल कारखाने वाले लोगों को, अपने कामगारों को, अपने लोगों को सैलरी देने में दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी जो बंद थे, होटल्स, स्कूल, बहुत सारे जो उद्योग के अलावा उनको जरूर थी। जो शॉप बंद थी उनको दिक्कत होगी, वो अभी उभर भी नहीं पाए थे और उनको ये दोबारा झटका लगा। तो इस झटके से कैसे? ये झटके से अभी उनको हमको लगता है कि वो भी एकदम पूरी तरह से वो शॉक्ड है। वो उनको कुछ उभरने का रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि इस समय सब लोगों को प्रायोरिटी होगी कि मेरी जान बचनी चाहिए। इस बार हम किसी भी संगठन ने या किसी ने भी ये मांग नहीं रखी कि हमको सरकार ये दे दे वो दे दे, क्योंकि सब लोगों को लग रहा था कि जो लॉकडाउन लगा है ये बहुत जरूरी था। तो अब जब मार्केट खुला है, आज से कल से खुला है, तब लोग इस ओर चिंतित हो गए। मैं आज बाजार गया था तो आज लगा फिर करीब करीब 70 से 80% मार्केट अपने पूरे बूम पे है। ट्रैफिक भी उसी तरह से है, दुकानें भी उसी तरह से खुल रही है, मार्केट भी है, भीड़ भी है। तो अब 2, 4, 5 दिन जब थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, 8 तारीख के बाद, तब लोगों की ये चिंताएं बढ़ेंगी। और सैलरी कम और बेसी जैसे पिछले बार लोगों ने दिया था वो दिया ही जाएगा। मजदूर आए फिर वो बाहर गए, उन्होंने भी यही कहा कि भाई हमको अगर बिहार में काम मिलता तो हम बाहर क्यों जाते। तो सोचनीय बात तो जरूर है कि भाई इसका क्या, कैसे सलूशन निकले, परमानेंट सलूशन किसी के समझ। खेतान जी, आपने 2 बात कही कि आज आप मार्केट निकले तो आपने देखा कि मार्केट पे इतनी भीड़ है, दुकानें खुली हुई हैं, बूंदे दिखाई पड़ा आपको। लेकिन 2 बातें हैं और 2 थ्रेट भी है कि यदि मार्केट में इतनी भीड़ यदि निकल पड़ती है तो फिर कोरोना की तीसरी लहर की बात भी हो रही है। और फिर दूसरी बात इसी में हम जोड़ते हैं कि दुकानों को जो खोलने की छूट अभी दी गई, अल्टरनेट डे में छूट दी गई है। तो अल्टरनेट डे की छूट जैसे ही हम देते हैं तो काम के घंटे, जो कामगार होते हैं या दुकानों पर काम करने वाले होते हैं या कहीं और भी काम करने वाले होते हैं, उनके काम के घंटे कम हो जाते हैं, बिक्री भी कम हो जाती है। आपने इंडस्ट्रीज की बात करी कि आपने कहा कि इंडस्ट्रीज में तो कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन क्या वहां भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो था वो पूरे मतलब पूरी स्ट्रेंथ के साथ था, पूरा था? क्योंकि काम के घंटे जब कम हो गए तो पैसे देने में और काम के दिन भी कम हो गए, तो परेशानी तो आएगी ना। देखिए, प्रोडक्शन 25% से लेके 40% तक लोगों का प्रोडक्शन भी कम हुआ जी, इसलिए कि उनके यहाँ कामगार भी कम थे जी। किसी सेक्टर में हुआ है काम जी। किसी और अधिकांश जगह 25% से 40% प्रोडक्शन नहीं हुआ। लेकिन जो उद्योग धंधे होते हैं वो कोई 1 महीने 2 महीने के आधार पर नहीं चलते हैं, वो सालों साल के हिसाब से चलते हैं। तो उतना वो अपना बियर कर सकते हैं। एक महीने के 25% प्रोडक्शन 1 महीने में कम नहीं हो, इससे उनको बहुत बड़ा झटका नहीं लगेगा। तो हर उद्योगपति ये सोचता है कि भाई जो हमारे यहाँ काम कर रहा है उसका परिवार कैसे चलेगा, तो हम तो उससे अच्छी स्थिति में हैं। तो वो उस हिसाब से उद्योग धंधे वाले लोग तो अपने कामगारों को, उनके अधीनस्थ जो भी लोग काम करते हैं उनको वो तनख्वाह जरूर पूरी की पूरी तनख्वाह दें। चलिए, इंडस्ट्री की बात तो हम कर लिए, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर की हम बात कर रहे थे, दुकानों की बात कर रहे थे, स्कूलों की बात कर रहे थे, कोचिंग क्लासेस की बात कर रहे थे। जो कामगार हैं, तो दुकानें तो बंद रही,
दुकान भी अब जो खुलने की इजाजत मिली है वो एक दिन के गैप के बाद मिली है। क्या आपको नहीं लगता है कि इससे सिर्फ तनख्वाह ही कम नहीं होगी, बेकारी भी बढ़ने वाली है, बेरोजगारी भी बढ़ने वाली है, लोग 100% अपने ऐसा लोग होगा, इसलिए कि 1 महीने करीब करीब पूरी दुकान बंद रही है। जो इसमें कई सेक्टर्स में प्रॉब्लम आएगा। जो मकान मालिक है उसका घर किराए से चलता है, जो किराएदार है उसको बिक्री होगी तो किराया देता है, वो सैलरी देता है। तो ये बहुत बड़ा चेन है, तो इस चेन का बहुत व्यापक असर होने वाला है। आने वाले 10-15 दिन में इसका असर दिखेगा और बहुत बड़ा मकान मालिक किराया बंद कर दे, ये संभव नहीं है। स्कूल वाला फीस न ले तो वो अपने टीचर को सैलरी कहाँ से देगा? तो हर चीज एक दूसरे से लिंक है। तो इसका कुछ ये चूंकि जनता के ऊपर सरकार है, तो सरकार को इस पर गंभीरता से सोचनी चाहिए कि कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे ये चेन न टूटे और सभी का बेसिक काम हो जाए। क्योंकि स्कूलों की स्थिति तो और भी खराब है, क्योंकि अभी तो पिछला ही लॉकडाउन का पूरा रीओपन नहीं हुआ था, और उसके बाद मैं कल भी जब बात कर रहा था, अभ्यानंद जी से बात कर रहा था, और भी कई लोगों से बातचीत कर रहा था, उनकी परेशानी यह है कि जब टीचर्स को वेतन नहीं मिले तो लोगों ने काम करना बंद कर दिया। अब स्कूल फिर से बंद हो गए हैं, तो सवाल ये तो बिल्कुल बेरोजगारी के रूप में दिखाई पड़ेगा ना। जब दुकानें बंद रहेंगी, मार्केट स्मूथ नहीं होगा, तो ऐसा तो लगता है कि अब बेरोजगारी बढ़ने वाली है, तनख्वाह के साथ साथ बेरोजगारी भी बढ़ने वाली है। देखिए, दोनों के लिए है ऊहापोह की स्थिति। वो जाएंगे कहाँ? जी। जो उसके पास नया जॉब कहाँ से आए? बहुत सारे लोग आधी सैलरी देते हैं कि भाई मैं आपको आधी दे देता हूं, तो वो ये सोचता है कि अगर मैं ये काम छोड़ दूंगा तो मुझे दूसरा काम मिलेगा कहाँ? तो ये बहुत ही कहा ना, ये चेन है, ये चक्रव्यूह है। अब आप इस चक्रव्यूह में फंस गए तो आपके लिए निकलना इतना आसान जॉब अभी नहीं मिल पाएगा कि आप कहीं काम छोड़ के कहीं चले जाओ। तो उसकी भी मजबूरी है कि भाई वो आधे सैलरी में काम करता है, और कमो बेसी स्कूल अपने बच्चों से पैसा ले लेते हैं, आज ले या कल ले। वो उसको लिंक जोड़ देते हैं रिजल्ट से, किसी भी चीज से जोड़ के पैसा वो ले लेते हैं। उसमें ये होना चाहिए कि एक परसेंटेज सरकार तय कर दे कि भाई फीस का इतना परसेंट स्कूल वाले ले, जिससे कि वो अपने भी काम कर पाए। ऐसा भी एकदम नहीं होना चाहिए कि किराएदार एकदम किराया नहीं ले, मकान मालिक किराया पूरा छोड़ दे, स्कूल वाला फीस नहीं दे। तो ऐसा काम करना चाहिए कि हर आदमी एक काम चले। ये नहीं घोषणा कर देनी चाहिए कि भाई आप ये चीज मत लो, वो मत लो, क्योंकि हर दूसरे से जुड़ा है आदमी। तो इसकी व्यवस्था, और सरकार जो बात कहती है उसको सब लोग मानते हैं, तो सरकार को इस गंभीरता से सोचना चाहिए। और ये लॉकडाउन कोई ऐसा नहीं है कि ये पेंडेमिक खत्म हो गया, ये आगे फिर क्या रूप लेगा किसी को पता नहीं है। ये तभी तक संभव हो पाएगा जब भारत में 70% 80% लोगों को टीका लग जाएगा। अभी टीका लेने की स्थिति बहुत कमजोर है। हमने बार बार कहा है कि टीका लगाना ही इसका एक उपाय है, सभी लोग ये कहते हैं। तो अभी जरूरत है अवेयरनेस की। कल कारखानों में जा करके कैंप लगा के वहां के लोगों को वैक्सीनेशन करने की। गांव में अभी भी लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, उनको नहीं मालूम है कि वैक्सीन कैसे लिया जाता है, क्या है। लेकिन जो लोग कहीं काम कर रहे हैं वहां पर ये कैंप ला के करने से अवेयरनेस भी बढ़ता है। जो एक आदमी लेता है वो 4 आदमी को बताता है। हमने कहा कि उद्योग संघ है, जितने भी और संघ है, इंडस्ट्री एसोसिएशन है, वहां भी कैंप लगा लगा के लोगों को वैक्सीनेशन देना चाहिए। और सरकार को बहुत दूरगामी परिणाम सोचना चाहिए कि भाई हम क्या रास्ता निकालें जिससे सभी लोग कम और 100% संतुष्ट तो कोई नहीं हो सकता है, कुछ मानसिक रूप से संतुष्टि हो, इसका एक रास्ता बहुत सोच के और निकालना चाहिए सरकार। आप लोगों ने बड़ी मेहनत करी। ऑक्सीजन का क्राइसिस तो अब तो लगता है खत्म हो गया, प्रोडक्शन भी बढ़ा है खेतान जी? करीब करीब अब हमको लगता है कि ऑक्सीजन का क्राइसिस खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी इंडस्ट्री को जो पहले गैस मिल रहा था, जो असल यूजर है इसके, उनको अभी भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि सरकार ने कुछ आशंका के हिसाब से रोक लगा रखी है। नए नए प्लांट भी लगे हैं, तो वो धीरे धीरे पटरी पर आ जाएगा। और हमको लगता है कि जो स्थिति आज है, ये स्थिति अगले महीने में रहेगी। तो जो ऑक्सीजन बनेगा उसकी खपत की चिंता होने लगी कि इसकी खपत होगी, क्योंकि बहुत तेजी से लोग चालू किए हैं और नए नए आ रहे हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल अपने प्लांट लगा रहे हैं।
आने वाले आगामी महीने में बहुत सारे हॉस्पिटल्स में उनके अपने प्लांट चालू हो जाएंगे, तो फिर जो ऑक्सीजन की जो मारा मारी है वो समाप्त हो जाएगी। फिर प्रश्न उठेगा कि जितना प्रोडक्शन हो गया उसका क्या। तो तीसरी लहर की जो बात हो रही है, जिसमें बच्चों को ज्यादा दिखाया जा रहा है कि प्रभावित हो सकते हैं, तीसरी लहर से बचने के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, क्या सलाह है आपकी सरकार को? सबसे बड़ा तैयारी तो है कि जो भी कमियां रही मेडिकल क्षेत्र में, उन पर पूरा ध्यान देके वहां पहले से चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करनी चाहिए। जो आपको पता है इसकी क्या दवाई है, उसकी दवाई की जो भी कमियां हैं वो पहले से हम पूरी करें। जो भी लगता है कि उसके लिए हमको ऑक्सीजन चाहिए, टैबलेट चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, वो भरपूर मात्रा में, चूंकि आपके पास समय है अभी, पूरी व्यवस्था हो जाए। और मेडिकल व्यवस्था में जो भी कमियां रही, सरकार उसको अपनी कमियों को छुपाए नहीं, छुपा करके सामने ला करके उनको जल्द से जल्द दूर करना चाहिए। और जितने भी डॉक्टर्स की जहां कमी है, जहां पर मेडिकल सेंटर की कमी है, जहां पर हॉस्पिटल है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां अभी मौका है। सब चीज को जल्द से जल्द चुस्त दुरुस्त करने से ही हम उससे बच सकते हैं। और इस बीच में जितनी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन हो वो होनी चाहिए। ठीक है खेतान जी, लेकिन हम जो बात कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर्स की और प्राइवेट ऑफिसर्स की, तो आप भी ये इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अभी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के सामने समस्या है और इन दोनों को आपस में एक रास्ता निकालना होगा जिसमें तनख्वाह कम हो जाए लेकिन नौकरी न जाए, इस बात की चिंता करनी चाहिए। देखिए, ये तो जो आदमी अपने यहाँ किसी से काम लेता है उसके दिमाग में जरूर रहता है कि भाई जो मेरे अधीनस्थ काम कर रहा है उसकी तनख्वाह हम समय पर दें। ऐसा बहुत कम ही होता है कि वो उसको तनख्वाह नहीं देता है, ये कहता है कि भाई इस बार आधा ले लो, फिर अगले महीने आपको कुछ और बढ़ा कर दे देंगे। तो जिनके यहाँ हॉस्पिटल्स हैं, फैक्ट्री हैं, उनके यहाँ ये दिक्कत आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। और वो अगर कोई बैकलॉग होगा तो वो भी उसको दे करके वो पूरा कर लेंगे। लेकिन मेन है यहाँ एम्प्लॉयमेंट जितना ज्यादा लोगों को मिलेगा उतनी ये समस्या दूर होगी। और एम्प्लॉयमेंट के लिए फिर वही, यहाँ बिहार में बहुत ज्यादा स्कोप है। यहाँ बड़े से बड़े, छोटे से छोटे उद्योग धंधे लगाए जा सकते हैं। यहाँ जितना स्कोप है शायद हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं। हम बातें जरूर करते हैं, हम स्कीम बनाते हैं, लेकिन वो कोई दूरगामी स्कीम नहीं है। अगर वो दूरगामी स्कीम रहती तो आज बिहार के लाखों करोड़ लोग बाहर नौकरी करने नहीं जाते। किसी भी प्रदेश के लोग दूसरे राज्य में काम करने तभी जाते हैं जब उनके यहाँ उनको नौकरी नहीं मिलती। तो ये इनको सरकार को गंभीरता से इस पर दूरगामी, शॉर्ट टर्म नहीं कि हम एक बार अभी कुछ कर दिए, 5 लाख दे दिए, 1 लाख दे दिए, वो एक शॉर्ट टर्म है। बड़े उद्योग लगे और उसके लिए सरकार को उदार होना पड़ेगा। जितनी उदार सरकार अभी हमारी है, इससे उद्योग धंधे यहाँ नहीं आएंगे। और जो उद्योग धंधे पहले से चल रहे हैं उनके मन में भी आज भय है कि सरकार नीतियां बनाती है और उसका पालन नहीं करती है। आज उससे भी लोगों के मन में भय रहता है। हमसे भी कोई जो उद्योगपति इससे जूझता है वो दूसरे को भी बोलता है कि भाई यहाँ जो पॉलिसी बनी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। आज जो पॉलिसी 2006 और 11 में बनी उसका भी अभी तक लोगों को लाभ नहीं मिल पाया है। तो ये सरकार की सोच पर निर्भर है। जब सरकार पॉलिसी क्यों बनाई? लोगों को देने के लिए। देने से उत्साह बढ़ता है, 10 लोग काम करने आते हैं। लेकिन जो आने वाले हैं उनको जब ये मालूम पड़ेगा कि आज भी आप नई नीति बना रहे हैं, कल हो सकता है इसका भी आप पालन न करें, तो फिर तो ही पुरानी स्थिति हो जाएगी। तो यहाँ कुछ जो अन्य जगह भारत में है उससे कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता है। हम यहाँ ओपन हट खोलेंगे तब लोग बाहर से आएंगे, नॉर्मल कंडीशन में यहाँ नहीं आएंगे। जो दूसरे राज्य में मिल रहा है उसके लिए यहाँ लोग नहीं आएंगे, उससे कुछ बहुत ज्यादा मिलेगा तब वो यहाँ आने के लिए सोचेंगे। चलिए, तो खैर इंडस्ट्री और इसकी पॉलिसी पर तो हम लोग बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि अभी एपिडेमिक है और पैंडेमिक में हम महामारी की बात कर रहे थे। हम किसी दूसरे सेशन में बिहार के उद्योगों पर भी आपसे बात करेंगे। खेतान जी, आज बात करने के लिए शुक्रिया लाइव सिटी के साथ। आगे भी हम किसी सत्र में जुड़ते हैं आपसे, तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।